Hello everyone, so kindly start joining in. So good evening everyone, good evening. जी, आज बहुत ही छोटी क्लास हम लोग करेंगे, लेकिन हम बेसिक पार्ट रिसर्च का कवर करेंगे क्योंकि मैं आज ऑफिशियली रिसर्च आपके साथ में स्टार्ट करना चाहता था, तो इसीलिए हम लोग रिसर्च के कुछ बेसिक चीजें देखेंगे और उसके बाद एक सिस्टम स्ट्रक्चर के साथ में हम लोग बेहतर तरीके से कल से क्लास सेटिंग में आएंगे. गुड इवनिंग एवरीवन, गुड इवनिंग, गुड इवनिंग जी. किसी भी एग्जाम की आप बातचीत कर लीजिए, साइकोलॉजी में आज के समय में सबसे इंपॉर्टेंट पार्ट कुछ मेजर यूनिवर्सिटीज के चंक में आता है. जैसे जो सबसे ज्यादा क्वेश्चंस जिन यूनिट से आते हैं उसमें यूनिट्स होती हैं जैसे रिसर्च और स्टैट्स, पर्सनालिटी, इंटेलिजेंस का सेगमेंट, डेवलपमेंटल का पार्ट आ गया, क्लिनिकल साइकोलॉजी का पार्ट आ गया. तो ये वाले यूनिट्स के पार्ट कुछ इस तरीके के हैं जिसमें शॉर्ट जो हैं वो नंबर ऑफ क्वेश्चंस थोड़े ज्यादा हमें देखने को मिलते हैं. तो ऐसे में दूसरा एक इंपॉर्टेंट सेगमेंट हम लोग शुरू करने जा रहे हैं रिसर्च और स्टेटिस्टिक्स का. तो इस यूनिट के अंदर हम लोग पहले पार्ट के अंदर तो रिसर्च की बातचीत करेंगे, जिसके अंदर हम बेहतर तरीके से समझने का प्रयास करेंगे कि एक रिसर्च क्या होती है, किस तरीके के उसके ऑब्जेक्टिव्स और गोल्स होते हैं, रिसर्च डिजाइन क्या होता है और इस पूरे के पूरे रिसर्च में क्या स्टेप्स जरूरी होते हैं और उन हर स्टेप को हम लोग डिटेल में देखते चले जाते हैं. फिर जैसे ही रिसर्च पार्ट हमारा कंप्लीट होगा फिर हम लोग स्टैट्स की तरफ मूव करेंगे, जहां पे हम लोग बेसिक स्टैट्स से लेके थोड़े से कुछ एडवांस पार्ट स्टैट्स के जो आपके एग्जाम्स के लिए रेलेवेंट है उनको एक एक करके कवर करते जाएंगे. तो आज हम लोग शुरू करने जा रहे हैं रिसर्च. तो जब भी हम लोग बातचीत करते हैं या हम शब्द लेके आते हैं रिसर्च, तो रिसर्च का मतलब री पार्ट मतलब अगेन एंड सर्च मतलब टू लुक फॉर. किसी चीज को ढूंढना, किसी चीज को खोजना. रिसर्च के अंदर जब कुछ टाइम बाद आप लोग पीएचडी लेवल पे जब रिसर्च प्रपोजल्स बनाएंगे तो आपको एक इंपॉर्टेंट सेगमेंट दिखेगा कि हम लोग जब भी साइकोलॉजी में या इन जनरल हम लोग रिसर्च की बातचीत करते हैं तो हम लोगों को एक रिसर्च प्रपोजल बनाना होता है. इस रिसर्च प्रपोजल के बेसिस पे या तो हम रिसर्च पेपर क्या करेंगे वो बताते हैं, डेजर्टेशन क्या होगी वो बताते हैं, या फिर हम अपने पीएचडी की थीसिस क्या होगी ये बताते हैं. तो आप अपने सुपरवाइजर से या जिन व्यक्ति के साथ में आपको रिसर्च पेपर डिसर्टेशन करने का डिसाइड करते हैं उन व्यक्ति के साथ में जब आप रिसर्च शुरू करते हैं तो एक सबसे पहली चीज इस बात पर फोकस करके आपको कहते हैं, ओरिएंटिंग बात होती है रिसर्च की, कि आप रिसर्च में कोई भी वो टॉपिक नहीं लेते हो जो बिल्कुल ब्रांड न्यू है, ऐसा टॉपिक जिसके ऊपर कभी भी कोई भी किसी तरीके की रिसर्च नहीं करी गई है. क्योंकि हम जो यहां पर रिसर्च करते हैं वो हम रिसर्च करते हैं, दोबारा. हम लोग सर्च नहीं कर रहे, हम लोग ढूंढ नहीं रहे हैं, हम लोग रिसर्च कर रहे हैं, हम लोग दोबारा से ढूंढ रहे हैं. ऐसे टॉपिक्स को, ऐसे इवेंट्स को, ऐसे फिनोमिनास को हम लोग दोबारा से नए तरीके से, नए सिस्टम से, नए टूल से, नए पर्सपेक्टिव से देखने का प्रयास करते हैं, जिससे या तो एग्जिस्टिंग नॉलेज जो है उसमें हमें कोई गैप आइडेंटिफाई हो, गैप का मतलब कोई कमी, कोई लिमिटेशन हमें पता चले और उस लिमिटेशन को हम पूरा करने का प्रयास करते हैं अपनी रिसर्च के साथ में, या फिर पुरानी रिसर्च के साथ में हमें एक नई अंडरस्टैंडिंग मिल जाती है और उस नई अंडरस्टैंडिंग से हम लोग रिसर्च में एंटर कर जाते हैं कि ये नई चीज हमने ढूंढी है. तो नई चीज कभी भी एक फ्रेश सर्च से नहीं की जाती है, कोई एग्जिस्टिंग काम चलता है, उस एग्जिस्टिंग काम में एक नई नॉलेज जनरेट हो जाती है,
लेकिन हम कभी भी सर्च के नजर से नहीं जाते, हम रिसर्च के नजरिए से जाते हैं। हम दोबारा से उसी जगह पर ढूंढने का प्रयास करते हैं जहां पर पहले लोग ढूंढ चुके हैं, या तो उनकी पुरानी रिसर्च के सहारे, या फिर हम लोग अपने नजरिए से जाते हैं और देखते हैं कि पुराना क्या क्या काम हुआ है और इसमें क्या क्या कमी हमें मिलती है, और उस कमी को पूरा करने के लिए हम अपना एक प्रपोजल देते हैं जिसमें हम लोग रिसर्च का रेलेवेंस लिखते हैं। रेलेवेंस मतलब वाई इज योर रिसर्च रेलेवेंट, रैशनल जिसको हम कहते हैं कि आपकी रिसर्च में क्यों टाइम, एफर्ट, रिसोर्सेज लगाया जाए। तो ये पूरी बात आपको ये बताने के लिए कि जब भी हम लोग रिसर्च करते हैं तो हम लोग केवल सर्च नहीं कर रहे हैं, हम लोग अगेन एक सिस्टम को, एक स्ट्रक्चर को हम प्रोसेस कर रहे हैं। तो अगेन इसलिए किया जाता है ताकि किसी चीज के अगेंस्ट में हम रेगुलरली ये चेक कर सके कि हम कहां जा रहे हैं, जहां जा रहे हैं वहां ठीक जा रहे हैं, कितना जा सकते हैं, कितने लेवल पे किस तरीके से चीजों को एक्सप्लोर किया जा सकता है। इसीलिए कि किसी एक चीज के अगेंस्ट हम एक रेफरेंस पॉइंट रखें जिसको हम लिटरेचर कहते हैं। लिटरेचर मतलब existing plethora of researches or work done in your relevant area or field of study। तो रिसर्च का मतलब रिसर्च, इट इज आवर सर्च फॉर नॉलेज। ज्यादातर बार हम यही कहते हैं, रिसर्च का मतलब सर्च फॉर नॉलेज, पर ध्यान से शब्दों को देखें तो दोबारा से नॉलेज की सर्च। तो एग्जिस्टिंग नॉलेज से सेटिस्फाई नहीं होना है, एग्जिस्टिंग नॉलेज में गैप्स ढूंढने हैं और उन गैप्स को फिल करते हुए आपकी रिसर्च को कोई नई कंट्रीब्यूशन करनी है। तो मतलब गो बैक, शोशे मतलब टू सीक, टू लुक फॉर। तो कर्लिंगर की अगर हम रिसर्च की डेफिनेशन से जाएं तो रिसर्च एक सिस्टमैटिक यानी कि एक स्ट्रक्चर से किए जाने वाला, एक कंट्रोल्ड यानी कि अचानक से कोई चीज नहीं हो गई है, बहुत ही ध्यान से कुछ चीजों को हम कर रहे हैं, कुछ चीजों को हम नहीं कर रहे, कुछ चीजों पे हमारा फोकस है, कुछ चीजों को हमने हटा दिया है। तो हम लोगों का कंट्रोल है कि हम किन चीजों को इंक्लूड कर रहे हैं, किन चीजों को एक्सक्लूड कर रहे हैं। एम्पेरिकल की जो मेथड्स हैं, जो सिस्टम्स हैं, वो मेजरेबल है, ऑब्जर्वेबल है, और हम उस फिनोमिना को अपनी रिसर्च के थ्रू एक्सप्लोर कर रहे हैं। एक क्रिटिकल इन्वेस्टिगेशन है, ऐसे ही नहीं है कि हम रैंडमली चीजों को लगा रहे हैं, बहुत सोच विचार से क्यों क्या समझकर चीजों का एक बहुत ही रिगरस और क्रिटिकल इवैल्यूएशन है, इन्वेस्टिगेशन है ये उस फिनोमिना में, जो भी फिनोमिना आपके एरिया का फोकस है। ऑफ नेचुरल फिनोमिना गाइडेड बाय थ्योरी, थ्योरी मतलब एग्जिस्टिंग थ्योरी। तो देखो इसमें भी रिसर्च में वाले पार्ट का एलिमेंट आ गया। बाय थ्योरी एंड हाइपोथेसिस अबाउट द प्रिज्यूम्ड रिलेशनशिप्स। हाइपोथेसिस मतलब हम अंदाजा लगाते हैं कि भाई ये बात ऐसी लग रही है, फिर उसको हम चेक करते हैं कि जो हमें लग रहा था वो ठीक था या नहीं था। अबाउट द प्रिज्यूम्ड रिलेशंस अमंग सच फिनोमिना। सिगरेट पीने से कैंसर होता है, यह हमें लगता है क्योंकि हमने ऑब्जर्व करा एक दिन कि भाई ज्यादातर लोग जिनको कैंसर हो रहा था वो सिगरेट पी रहे थे या पीते थे। तो क्या सिगरेट पीने में और कैंसर में कोई रिलेशनशिप हो सकता है? तो हम एक अंदाजा, हाइपोथेसिस बनाते हैं कि हमने पुरानी रिसर्चेस ढूंढी, लोगों से थोड़ी जानकारी ली और हमें पता चला कि कुछ संबंध है, और हमारा रिसर्च, हमारा जो दिमाग है, सोच समझ है, वो कह रही है कि पॉजिटिव रिलेशनशिप है, यानी कि सिगरेट पीने से हेल्थ जो आपकी है वो डिटीरियोरेट होती है और कैंसर के चांसेस बढ़ जाते हैं। तो एक पॉजिटिव रिलेशनशिप है कैंसर होने में और सिगरेट पीने में। तो आपने इस अंदाजे पे एक हाइपोथेसिस, एक अंदाजा दिया, और अब इस अंदाजे को आप टेस्ट करोगे सिस्टमैटिक, कंट्रोल्ड, एम्पेरिकल तरीके से, और पूरी रिसर्च को बहुत क्रिटिकली आप देखते रहेंगे, हर स्टेप, हर प्रोसेस को, और कोई भी चेंजेस आपको करने हैं तो पूरे रिसर्च का प्रोसेस बहुत स्ट्रक्चर्ड होता है। मगर आपकी क्रिटिकल इन्वेस्टिगेशन से, आपके क्रिटिकलिटी से
वो फ्लेक्सिबल भी होता है। आपको कोई चैलेंजेस आते हैं, आप उस चैलेंजेस को एड्रेस करने के बाद में उसमें चेंजेस करते हैं, अपग्रेड करते हैं और बार बार रिविजिट करते हैं पुरानी एग्जिस्टिंग रिसर्च पे और अपने मेथड्स और एनालिसिस पे। तो इसीलिए रिसर्च एक सिस्टमैटिक, लॉजिकल, अनबायस्ड फॉर्म, अनबायस्ड एक ऐसा शब्द है जो साइकोलॉजी में बड़ी समस्या करता है, क्योंकि साइकोलॉजी वाले कहते हैं कि हम लोग अनबायस्ड हैं, लेकिन साइकोलॉजी कहती है कि इंसान है तो बायस कहीं ना कहीं पे होगा। तो एक ये स्ट्रगल चलता है बायस और अनबायस में, और दूसरा स्ट्रगल चलता है कि जो रिसर्च है वो साइंटिफिक है पूरी तरह से या नहीं है। पर हम लोग रिसर्च को इन जनरल या इन्वेस्टिगेशन इनटू अ फिनोमिना को हम अनबायस्ड एज्यूम करते हुए चलते हैं और हम एविडेंस देते हैं अपनी रिसर्च में। इस वजह से हमें लगता है कि ये रिसर्च अनबायस्ड है। मेरे पर्सनल जो नॉलेज है, मेरा पर्सनल जो रिवॉर्ड एसोसिएटेड है इस रिसर्च से, वो इन्फ्लुएंस नहीं कर रहा इसके रिजल्ट को। तो हम एज्यूम करके चलते हैं अनबायस्ड है, और आगे जाके जब हम अपनी रिसर्च को रिपोर्ट करते हैं डेजर्टेशन, पेपर और थीसिस के फॉर्म में, तो हमें एविडेंसेस, सपोर्टिव एविडेंसेस देने पड़ते हैं सुपरवाइजर को, जो टीम आती है इंस्पेक्शन के लिए उसको, कि जो भी हमने रिसर्चेस दी हैं, जो भी स्ट्रक्चर हमने बताया है, वो सारा का सारा अनबायस्ड है और इन इन वजहों से, इन तरीकों से अनबायस्ड है। तो अगर हम ऑब्जेक्टिव्स की बात करें रिसर्च की, तो जैसी रिसर्च वैसे उसके ऑब्जेक्टिव, अलग अलग रिसर्च अलग अलग ऑब्जेक्टिव, अलग अलग एरिया में रिसर्च अलग अलग फोकस रिसर्च का। तो रिसर्च के ऑब्जेक्टिव इस बात से भी बदलते हैं कि रिसर्च कौन कर रहा है, कहां कर रहा है, किस पर कर रहा है। ये सारी चीजों से रिसर्च के फोकस, ऑब्जेक्टिव्स बदलते हैं। जब हम साइकोलॉजी में रिसर्च की बात करते हैं या फिर साइकोलॉजिकल बात करते हैं, तो हम लोगों ने पहली यूनिट जो हमने कवर करी थी सिस्टम्स एंड थ्योरीज वाली, उसके अंदर हमने देखा था कि कुछ गोल्स होते हैं साइकोलॉजी के या साइकोलॉजिकल रिसर्च के, जिसमें से गोल होता है डिस्क्रिप्शन, एक्सप्लेनेशन, प्रेडिक्शन एंड कंट्रोल या चेंज। और एक पांचवा जो वैसे तो इसी के अंदर आ जाता है, एप्लीकेशन। तो ये 5 साइकोलॉजिकल इंक्वायरी के गोल्स होते हैं कि जब हम किसी फिनोमिना को साइकोलॉजिकल नजर से देख रहे होते हैं तो हमारे 4 मेजर गोल्स दिमाग में होते हैं। पहला गोल डिस्क्रिप्शन का, कि जो फिनोमिना है उसको हम डिस्क्राइब कर सके। दूसरा एक्सप्लेन करने का, कि जो भी फिनोमिना है वो वैसा क्यों है या क्यों ऐसा हो रहा है। तीसरा हमारा गोल होता है प्रिडिक्ट करने का, कि जो भी बिहेवियर है उससे हम आगे का पैटर्न प्रिडिक्ट कर सके। और चौथा, उसके बेसिस पे हम कुछ बदलाव बिहेवियर के अंदर ला सके। और एक पांचवा होता है एप्लीकेशन। एप्लीकेशन मतलब कि जो रिसर्च है उसकी कोई एप्लीकेबिलिटी होनी चाहिए बाहर दुनिया में, जिससे वो कुछ कंट्रीब्यूशन कर रही हो। तो ये हैं 5 गोल्स, जिनको हम 4 गोल्स भी कहते हैं मेजरली: डिस्क्रिप्शन, एक्सप्लेनेशन, आपका प्रेडिक्शन और कंट्रोल। तो ये 4 मेजर गोल्स और पांचवा एप्लीकेशन, ये है साइकोलॉजिकल इंक्वायरी के। साइकोलॉजिकल इंक्वायरी मतलब किसी भी फिनोमिना को साइकोलॉजिकल नजर से जब हम देखते हैं तो उसको हम 4 मेजर गोल्स से फॉलो करते हैं। सोशल साइकोलॉजी के अंदर यही 4 गोल्स सोशल फिनोमिना को देखेंगे, बायो साइकोलॉजी के अंदर यही बायोलॉजिकल फिनोमिना को देखेंगे। ऐसे ही हर उसमें ये 4 गोल्स कॉमन रहेंगे जब भी हम साइकोलॉजी की बातचीत करेंगे। पेज्ड, यस सात्विक, थैंक यू। और जब हम रिसर्च की बात कर रहे हैं, जनरल रिसर्च, कि जब एक व्यक्ति बैग उठाकर और बाहर की दुनिया को एक्सप्लोर करने चलता है रिसर्च की नजर से, तो उसके कुछ जनरल ऑब्जेक्टिव्स होते हैं। तो हर अपनी रिसर्च का स्पेसिफिक ऑब्जेक्टिव्स होते हैं, मगर अगर हम जनरली रिसर्च को हम देखें तो उसके कुछ ऑब्जेक्टिव्स होते हैं। जरूरी नहीं है यही 7 ऑब्जेक्टिव हो, इसके कम भी हो सकते हैं, कहीं पे ज्यादा भी लिखे हो सकते हैं, उससे फर्क नहीं पड़ता।
बट एक समझ होनी चाहिए कि एक रिसर्च का ऑब्जेक्टिव क्या हो सकता है। ऑब्जेक्टिव पे क्वेश्चंस बहुत ही सिंपल लेवल पे आते हैं, और कभी भी आपको दिखेंगे तो ज्यादातर कभी भी जब रिसर्च आपके जनरल एप्टीट्यूड पार्ट के अंदर कवर होती है तब रिसर्च पे ऑब्जेक्टिव से रिलेटेड क्वेश्चंस आते हैं। साइकोलॉजी के क्वेश्चंस में कभी भी ऑब्जेक्टिव से रिलेटेड क्वेश्चन ऐसे देखने को नहीं मिलते हैं। बहुत ही सिंपल इजी, जैसे कहता है ना बिल्कुल लुप्पा बॉल जो होती है एकदम क्रिकेट में, बिल्कुल सिंपल से सिंपल बॉल, आपको जो व्यक्ति है जिसने क्वेश्चन बनाया बिल्कुल सिंपल बॉल दे रहा है, अगर वो ऑब्जेक्टिव पे बना रहा है। यूजुअली ऑब्जेक्टिव पे क्वेश्चंस आते नहीं। तो ऑब्जेक्टिव के क्वेश्चन का पहला ऑब्जेक्टिव क्या है कि जो फिनोमिना है, कोई भी चीज जिसको हम समझना, देखना, जानना चाहते हैं, उसके अराउंड हम फेमिलियरिटी गेन करें, उसको जाने, उसको समझे, उसके बारे में नई इंसाइट्स हमको मिले। तो फेमिलियरिटी आना और नई इंसाइट्स हम फिनोमिना के बारे में ला पाए। दूसरा गोल है कि हम फिनोमिना को डिस्क्राइब कर सकें। जो भी चीज है, जो हमारा फोकस है रिसर्च का, अगर मैं बच्चों में, छोटे बच्चों में रेजिलियंस मेजर करना चाहता हूं तो मैं डिस्क्राइब कर सकूं फिनोमिना को। कुछ ऑब्जर्वेशन मेरे पास होनी चाहिए जिसके बेसिस पे मैंने अंदाजा लगाया कि मुझे ये रिसर्च करनी थी और मैंने ये ऑब्जर्व करा कि छोटे बच्चों के अंदर रेजिलियंस की कमी है। वो कैसे, किन फैक्टर्स के बेसिस पे ऑब्जर्व करा, वो सब डिस्क्रिप्शन का पार्ट है जिसके बेसिस पे मैंने रेजिलियंस पर फोकस करा। जो मैंने डिस्क्राइब करा है मैं उसको एक्सप्लेन भी करना चाहूंगा कि जो भी रिसर्च में मेरा मेजर फोकस है मैं उसको एक्सप्लेन कर पाऊं उसको बेहतर तरीके से कि आखिर रेजिलियंस की कमी क्यों आ रही है और कैसे इस कमी को हम हटा सकते हैं, और इस पे आपका रिसर्च होगा। रिव्यू करना एग्जिस्टिंग नॉलेज को, जो भी रिसर्चेस अभी तक करी गई हैं पुरानी, उनको रिव्यू करना, ये ज्यादातर मेटा एनालिसिस के अंदर किया जाता है। मेटा एनालिसिस या फिर एक रिसर्च टाइप भी होता है रिव्यू रिसर्च। मेटा एनालिसिस के अंदर हम लोग एग्जिस्टिंग रिसर्चेस को एक्सप्लोर करते हैं किसी गिवन टॉपिक या फिनोमिना के अराउंड। फॉर एग्जांपल, मैं जानना चाहता हूं कि छोटे बच्चों के अंदर रेजिलियंस जो है 3rd to 6th क्लास के अंदर किस तरीके की है। मुझे लगता है कि रेजिलियंस बच्चों के अंदर उस समय पे काफी सिग्निफिकेंट रोल प्ले करती है, और मान लो हमारे एरिया में वो रेजिलियंस मुझे कम, अपनी समझ से मुझे लगी। तो ऐसे केस में मैं अब जितनी भी रिसर्चेस आज तक, आज से पिछले 50 सालों में इस एज ग्रुप के लिए जितने भी रिसर्चेस हुई हैं रेजिलियंस पे, उन सारी रिसर्चेस को मैं रिव्यू करूंगा, पढ़ूंगा, समझूंगा, जानूंगा किसने कौन से सैंपल पे करा, क्या मेथड यूज करा, क्या एनालिसिस यूज करा, किस तरीके के टूल्स लगाए गए थे, जो टूल्स थे वो कितने स्टैंडर्डाइज्ड थे, कितने नहीं थे, जो टूल्स थे वो इंडिजनाइज्ड थे, नहीं थे। ये सारे के सारे डेटा को मैं कोड करूंगा, और कोड करने के बाद मैं उसमें से अगर कोई थीम, कोई पैटर्न निकल रहा है, फिर इस पैटर्न को मैं अपने रिसर्च पेपर में इंक्लूड करूंगा। तो जब हमारा गोल रिव्यू करने का होता है एग्जिस्टिंग रिसर्च को, या फिर एग्जिस्टिंग रिसर्च को एनालाइज करने का होता है, तो हम लोगों का गोल होता है कि एग्जिस्टिंग रिसर्च को हम या तो रिव्यू करें या फिर मेटा एनालाइज करें। अगली चीज, जनरेट न्यू नॉलेज, कि जो एग्जिस्टिंग फिनोमिना को फोकस में ला रहे हैं उससे एक नई नॉलेज मिलेगी, और वो नॉलेज अभी तक एग्जिस्ट नहीं करती थी लेकिन आपके रिसर्चेस के बाद में वो काफी ज्यादा इंपॉर्टेंट रहेगी। उसके बाद में डिटरमाइनिंग द फ्रीक्वेंसी विद विच समथिंग इज अकरिंग। तो ज्यादातर जो डायग्नोस्टिक रिसर्चेस होती हैं, जिन रिसर्चेस का गोल होता है कि जो भी कोई पर्टिकुलर फिनोमिना है उसको डायग्नोस करना है, तो डायग्नोसिस में ज्यादातर मेडिकल फील्ड में ये यूज करी जाती है जिससे बीमारियों के बारे में पता चले। तो कोई चीज कितनी बार आ रही है, किसकी वजह से आ रही है, तो ये सारी चीजें जो है ज्यादातर डायग्नोस्टिक रिसर्च का की फोकस होता है। और लास्ट गोल होता है हमारा कि हम एक एजम्पशन बनाते हैं, उस एजम्पशन को टेस्ट करते हैं, और जो भी हमारे रिसर्च में वेरिएबल्स होते हैं जिनके बीच में हम चीजें जानना चाहते हैं, उनके बीच के रिलेशनशिप को फाइंड आउट करना। तो ये कुछ जनरल गोल्स हैं, जनरल ऑब्जेक्टिव्स हैं हमारी रिसर्च के।
तो जरूरी नहीं है यही फिक्स्ड ऑब्जेक्टिव्स होंगे, बट एक जनरल सी चीज कि रिसर्च है तो गोल उसका क्या होगा कि नई नॉलेज जनरेट हो, एग्जिस्टिंग नॉलेज के बारे में नई चीजें पता चले, एग्जिस्टिंग नॉलेज को रिव्यू करना, एग्जिस्टिंग नॉलेज को मेटा एनालाइज करना, साथ ही साथ में जो बिहेवियर है उसको डिस्क्राइब करना, एक्सप्लेन करना, बिहेवियर को प्रिडिक्ट करना, साथ ही साथ में कंट्रोल करना, ये सब भी इन्हीं रिसर्चेस के पार्ट हो जाते हैं जब हम साइकोलॉजी की नजर से उसको देखते हैं। तो ये कुछ जनरल ऑब्जेक्टिव्स हैं जो कि रिसर्चेस में पाए जाते हैं। अगली इंपॉर्टेंट चीज आती है रिसर्च के अंदर, दो शब्द, रिसर्च मेथड और रिसर्च मेथडोलॉजी। रिसर्च मेथड और इसी में जब आ जाता है ओलॉजी, तो मेथड एंड मेथडोलॉजी। तो लॉजी का बेसिकली मतलब होता है स्टडी, डिसिप्लिन, सिस्टमैटिक अप्रोच। तो जब भी हम लोग मेथड की बातचीत कर रहे हैं तो हम किसी पर्टिकुलर मेथड टेक्निक की बात कर रहे हैं जो हमने अपनी रिसर्च में लगाई है, एम्प्लॉय करी है। और जब भी हम लोग रिसर्च मेथडोलॉजी की बात कर रहे हैं तो हम मेथड से कुछ और बड़ी चीज की बात कर रहे हैं, हम बात कर रहे हैं रिसर्च के ब्लूप्रिंट की। अब मान लीजिए मुझे रिसर्च करनी है कि मेरे को 3rd से 6th क्लास के मेरठ के स्कूल्स के बच्चों में रेजिलियंस मेजर करनी है। अब ये मेरा गोल है। तो ब्लूप्रिंट यानी कि पहली चीज, मैं ये रिसर्च क्यों कर रहा हूं, दूसरी मैं ये रिसर्च कैसे करूंगा, तीसरी मैं ये रिसर्च किस पे और कब करूंगा। कैसे करूंगा के अंदर सारी चीजें आ जाएंगी कि मेरे को थीसिस क्या होगा, मैं एजम्पशन क्या बनाऊंगा, किस बेसिस पे मैंने ये एजम्पशंस बनाए हैं, यही क्यों एजम्पशंस बनाए हैं, जो भी मैं ऑब्जेक्टिव्स बनाऊंगा रिसर्च के यही ऑब्जेक्टिव्स क्यों हैं। फिर इस चीज पे आ सकता है कि जिन लोगों पे मुझे करनी है उन्हीं लोगों पे क्यों करनी है, किसी और पे क्यों नहीं करनी, यही टॉपिक क्यों है, कोई और टॉपिक क्यों नहीं है। मैं अगर कोई रेजिलियंस का स्केल क्वेश्चनर यूज कर रहा हूं तो यही क्यों, बाकी क्यों नहीं। अगर मैं एनालिसिस के लिए कोई टूल यूज कर रहा हूं, मान लो मैं कोरिलेशन लगाना चाहता हूं, तो मैं कोरिलेशन ही क्यों लगा रहा हूं, रिग्रेशन क्यों नहीं लगा रहा, या फिर टी टेस्ट क्यों नहीं लगा रहा। तो जब हम मेथडोलॉजी की बात करते हैं तो हम बात कर रहे हैं आपके रिसर्च का ब्लूप्रिंट, क्लैरिटी, कि जो भी आप करना चाहते हो रिसर्च में आपको पता है कि आप उसको कैसे करेंगे, कैसे पहुंचेंगे वहां तक। तो जब भी हम लोग रिसर्च मेथडोलॉजी की बातचीत कर रहे हैं हम बात कर रहे हैं एक सिस्टम की, एक डिसिप्लिन की, जिसमें हम रिसर्च प्रॉब्लम को सॉल्व करते हैं, या उस स्ट्रक्चर की जिससे हम रिसर्च प्रॉब्लम को अप्रोच करते हैं। तो शुरुआत से लेके अंत तक का एक क्लियर कट आइडिया। तो मान लीजिए आपको अपना घर बनाना है। अब आप घर बनाना ऐसे थोड़ी शुरू करते हैं, चलो ऐसे करते हैं पहले ये दीवार बनाना शुरू करते हैं फिर देखते हैं कैसे क्या चीजें बनती हैं। जब हम घर बनाना शुरू करते हैं तो हम बहुत मेटिकुलसली सोचते हैं गेट कहां पे होगा, खिड़की कहां पे होगी, कौन सा कमरा कहां पे होगा, हम पे जगह कितनी है, किस कॉलोनी में है, क्या बाहर गार्डन का स्पेस बन सकता है, नहीं बन सकता, क्या सामने ऑलरेडी पार्क है, नहीं है। तो बहुत सारी एग्जिस्टिंग चीजों को सोच विचार करके हम लोग अपने रिसर्च का एक स्ट्रक्चर, एक ढांचा बनाते हैं और फिर प्रयास करते हैं कि उसी ढांचे के हिसाब से प्रोसीड करें। कोई नई इंफॉर्मेशन आती है तो ढांचे में हम बदलाव करते हैं, कोई इतनी बड़ी चीज है कि ढांचे की कुछ कदम हमें पीछे लेने पड़े तो हम कदम रोल बैक भी करते हैं। तो मेथडोलॉजी का मतलब है कि रिसर्च के जो भी आपका प्रॉब्लम है उस प्रॉब्लम को आप कैसे अप्रोच करेंगे, कैसे स्टडी करेंगे, क्या मेथड यूज करेंगे, जो मेथड आप यूज करेंगे वो क्यों करेंगे। तो हर चीज के पीछे रैशनल रीजन आपके पास क्लियर कट होना चाहिए। अगर है तो वो रिसर्च मेथडोलॉजी कहलाएगा। और इस रिसर्च मेथडोलॉजी में एक पार्ट आता है मेथड। कौन सा मेथड आप लगाओगे, क्या सिर्फ ऑब्जर्व करके काम चल जाएगा, मेरा गोल सिर्फ डिस्क्राइब करना है, मुझे सिर्फ बताना है कि ऐसी कोई चीज हुई है, होती है,
तो मेरा गोल है सिर्फ और सिर्फ डिस्क्राइब करना, तो केवल ऑब्जर्वेशन से काम चल जाएगा, या मुझे इंटरव्यू भी लेना पड़ेगा, क्या मुझे सर्वे लेना पड़ेगा, क्या रोल प्लेइंग भी करना पड़ेगा ग्रुप पार्टिसिपेंट्स के साथ में? तो क्या मेथड मैं यूज कर रहा हूं वो हो गया रिसर्च मेथड, और रिसर्च मेथोडोलॉजी मतलब एक लार्जर सिस्टमैटिक ब्लूप्रिंट पूरे रिसर्च का फ्रॉम ए टू जेड। तो आई होप ये चीज आपको क्लियर हो गई हो कि जब भी हम लोग रिसर्च मेथड की बात कर रहे हैं तो हम एक मेथड की बात कर रहे हैं या कौन सा मेथड हम एम्प्लॉय करेंगे, और जब हम रिसर्च मेथोडोलॉजी की बात कर रहे हैं तो हम पूरे के पूरे ओलॉजी मेथोडोलॉजी यानी कि एक स्टडी डिसिप्लिन सिस्टम, तो वो सिस्टम जिसके थ्रू हम रिसर्च करने का सोच रहे हैं, तो वो हो गया हमारा रिसर्च मेथोडोलॉजी। और लास्ट पार्ट जो हम आज कवर करेंगे वो करेंगे स्टेप्स ऑफ रिसर्च। जब हम रिसर्च करने के लिए कदम बढ़ाते हैं तो पहला कदम किस चीज का होता है? क्योंकि रिसर्च मेथोडोलॉजी के लिए हमें खुद भी तो क्लैरिटी होनी चाहिए कि आखिर एक रिसर्च में किन चीजों के बारे में सोचा जाना चाहिए, किन चीजों के बारे में नहीं सोचा जाना चाहिए। तो मान लो आपने पूरे घर का ब्लूप्रिंट बना लिया, लेकिन आपको यह नहीं पता कि सीमेंट कौन सा लगना था, ईंटें किस कंपनी की बढ़िया होती हैं, खिड़की बाहर अच्छी होती है अंदर अच्छी होती है, वेंटिलेशन कैसा होना चाहिए घर में, कितने वेंटिलेशन की रिक्वायरमेंट है। तो ये सारी की सारी चीजें तभी तो पता चलेंगी जब आपको नॉलेज होगी रिसर्च की। तो इसीलिए स्टेप्स ऑफ रिसर्च अनदर इंपॉर्टेंट सेगमेंट पड़ता है। ये पूरा का पूरा रिसर्च का पार्ट ये कोठारी साहब ने दिया है, और उन्होंने बताया है कि हम लोग सबसे पहला स्टेप लेते हैं रिसर्च प्रॉब्लम को डिफाइन करने के लिए कि आखिर समस्या क्या है, कौन सी चीज है जिसको हम एक्सप्लोर करने की तरफ बढ़ रहे हैं। मान लो आपको लगता है कि जो, मान लीजिए आपको ऐसा एक्सपीरियंस होता है कि आजकल जितने भी नए एंटरप्रेन्योर्स हैं उन नए एंटरप्रेन्योर्स की कोपिंग मैकेनिज्म्स स्ट्रेस को मैनेज करने के लिए वो इतने इफेक्टिव नहीं है। तो अगर कोई फाइनेंशियल सिचुएशन सर्कमस्टांसेस एकदम से कोई बड़ा सा आ जाए जो काफी बड़ा चैलेंज बन सकता है उनके रास्ते का, तो ज्यादातर केसेस में ऐसे स्टार्टअप्स जो हैं या ऐसे एंटरप्रेन्योर्स जो हैं वो गिव इन कर देते हैं ऐसे चैलेंजिंग स्ट्रेसर्स के सामने। तो आपने एक अंदाजा लगाया, आपने कुछ ऑब्जर्वेशंस करी थी, कुछ अंदाजे लगे थे जिससे आपको पता चला कि कुछ ऐसा तो है कि जो जो नए स्टार्टअप्स हैं, जो नए एंटरप्रेन्योर्स हैं, उनके कोपिंग मैकेनिज्म्स उतने इफेक्टिव नहीं हैं। तो आपने एक कोई रिसर्च प्रॉब्लम अब आपको यहां से इस अंदाजे से क्रिएट करनी है। रिसर्च प्रॉब्लम मतलब वो क्वेश्चन जिस क्वेश्चन का आप जवाब देंगे, ये क्वेश्चन ही आपके रिसर्च का एम बताएगा, यहीं से ही आपकी हाइपोथेसिस के लिए रास्ता आगे बढ़ेगा और यहीं से आपके रिसर्च के ऑब्जेक्टिव्स निकलेंगे। तो रिसर्च का एम, ऑब्जेक्टिव और हाइपोथेसिस आपके रिसर्च प्रॉब्लम से सबसे ज्यादा ड्रिवन होते हैं। वैसे तो पूरी जर्नी ही यहां से शुरू होती है, पर सबसे इंपॉर्टेंट पार्ट यहां से शुरू होता है। तो रिसर्च प्रॉब्लम मतलब कौन सा पार्ट है कंसर्न का, इशू का, जिस पे आप फोकस करना चाहते हैं। जब आप ये कर लेते हैं तो फिर आपका एक नया जर्नी शुरू होता है, एग्जिस्टिंग लिटरेचर को रिव्यू करना। अब आपका गोल होगा कि एंटरप्रेन्योर से, नए एंटरप्रेन्योर से रिलेटेड क्या क्या रिसर्च है साइकोलॉजी में हो रखी है, फिर उसके बाद में कोपिंग मैकेनिज्म्स और स्ट्रेस मैनेजमेंट टेक्निक्स के अराउंड क्या रिसर्च हो रखी है, फिर आप देखेंगे कि जो एज ग्रुप आपका टारगेट है उसके अराउंड क्या हो रखी है। तो सबसे पहले आप शुरू करते हो सबसे नियरेस्ट चीज से कि आपके ही गोल का कोई चीज मिल जाए, फिर उसके बाद में आप थोड़ा दूर दूर जाते हो कि बिजनेसमैन के अराउंड, एंटरप्रेन्योर्स के अराउंड, तो सोशल एक्टिविस्ट के अराउंड, फिर आप और थोड़ा दूर दूर चले जाते हैं प्रॉब्लम्स से। तो रिसर्च प्रॉब्लम मतलब किस एरिया को आपको फोकस बनाना है अपनी स्टडी का, और उसके बाद एग्जिस्टिंग रिसर्चेस क्या क्या हो रखी है आपके अराउंड सैंपल पे, आपके अराउंड टॉपिक पे। तो इस तरीके की चीज से आप शुरू करते हैं।
जिसके अंदर आप एग्जिस्टिंग कॉन्सेप्ट्स, एग्जिस्टिंग थ्योरीज को रिव्यू करते हैं। कोई ऐसी थ्योरी है जो आपकी इस बात को सपोर्ट करती है? क्या ऐसे रिसर्च पेपर्स हैं, थीसिस है, डिसर्टेशंस हैं जो आपकी बात पे या आप जैसी किसी बात पे रिसर्च कर रखी है, तो आप उनको पढ़ते हो, समझते हो, ताकि आप बेहतर तरीके से अपनी प्रॉब्लम को खुद समझ पाओ। ये रिव्यू का इनिशियल गोल है कि आप खुद समझ पाओ कि क्या चीज है, क्या फिनोमिना है, और फिर आप फर्दर क्लैरिटी गेन कर पाओ अपनी प्रॉब्लम को रिफाइन कर पाओ, फिर रिव्यू करो और अपनी प्रॉब्लम को फिर रिफाइन करो, ताकि आगे जाके आप हाइपोथेसिस बना सको। और हाइपोथेसिस बनाने के बाद में हम काफी बार दोबारा रिव्यू पे जाते हैं। तो रिव्यू एक ऐसी चीज है जो एक फिक्स्ड स्टेप नहीं है कि हम आगे बढ़ गए तो पीछे नहीं आएंगे। रिव्यू पूरी रिसर्च के साथ होता रहता है। इनफैक्ट एनालिसिस में भी जब आपकी रिसर्च कंडक्ट हो जाती है, आपको रिजल्ट मिल जाता है, और रिजल्ट पाने के लिए आपने जो एनालिसिस किया होता है, उस एनालिसिस के दौरान भी, जब आप रिपोर्ट करते हैं, फाइनली लिखते हैं, उसके दौरान भी लिटरेचर रिव्यू एक कांस्टेंट प्रोसेस चलता रहता है। जी सुहाना, हम लोग कह सकते हैं कि रिसर्च मेथोडोलॉजी का मतलब है कि वो ब्लूप्रिंट, वो स्ट्रक्चर जिससे आप पॉइंट जीरो से ए से जेड तक पूरे के पूरी चीज की क्लैरिटी अपने दिमाग में रखते हैं। कोई चीज आप क्यों करेंगे, कैसे करेंगे, इस चीज का क्लैरिटी, शुरुआत में क्लैरिटी, और बाद में आपको हर चीज के पीछे का कारण पता होना चाहिए। आपने कोई मेथड क्यों लगाया था, कोई एनालिसिस सिस्टम क्यों यूज किया था, ये पर्टिकुलर टेस्ट क्यों लिया, कोई और क्यों नहीं लिया, ये सारी चीजों की क्लैरिटी होनी चाहिए। सैंपल अगर 500 थे तो 500 क्यों लिए, 1000 क्यों नहीं लिए, इन सब चीजों के पीछे शुरुआत में आइडिया, ब्लूप्रिंट, और बाद में क्लैरिटी, जब रिसर्च आपकी हो रही होती है, हो चुकी होती है। हाइपोथेसिस फॉर्मुलेट करने के बाद में आपका अगला स्टेप आता है जिससे आप कोर चीजों में एंटर कर जाते हैं। अब आप क्या मेथड यूज करोगे, किन लोगों पे रिसर्च करोगे, क्या क्या आपके बेसिकली टूल्स, स्ट्रक्चर्स निकल के आएंगे, वो सारा अब इस स्टेज के अंदर आता है। तो रिसर्च डिजाइन, सैंपल डिजाइन, दो इंपॉर्टेंट चीजें पड़ती है। रिसर्च डिजाइन मतलब कि अब रिसर्च को किस तरीके से आप देख रहे हैं, कौन सा टूल्स एनालिसिस के लिए यूज करेंगे, क्या मेथड निकलेगा, वो आपके रिसर्च डिजाइन से पता चलता है। और सैंपल डिजाइन से आपको पता चलता है कि आपकी पॉपुलेशन क्या है, पॉपुलेशन में से सैंपल क्या है, सैंपल को निकालने के लिए अपनी पॉपुलेशन में से आप किस तरीके का सैंपलिंग मेथड यूज करेंगे, कितना सैंपल साइज होना चाहिए, ये सारी की सारी चीजें सैंपलिंग डिजाइन के अंदर कवर होती है। और रिसर्च डिजाइन के अंदर कौन सा मेथड यूज होगा, क्या एनालिसिस के टूल्स यूज होंगे, सैंपलिंग के लिए क्या सिस्टम यूज होना चाहिए, ये सब रिसर्च डिजाइन के अंदर आता है। तो इसके बाद में जब हमने तय कर लिया कि क्या हमें रिसर्च डिजाइन यूज करना है, क्या उनसे सैंपल पे करना है, क्या मेथड है, सब कुछ हमें पता चल गया, फिर हम आगे बढ़ते हैं डेटा कलेक्ट करने की तरफ। हम फील्ड में जाते हैं, डेटा कलेक्ट करते हैं, डेटा कलेक्ट करके वापस लेके आते हैं, और उसके बाद हम डेटा को एनालाइज करते हैं। डेटा एनालाइज, ये एक तो ये हो गई पूरी रिसर्च। आप चाहें तो इसी रिसर्च में एक छोटी सी रिसर्च और बीच में डाल सकते हैं, जो आप रिसर्च डिजाइन के दौरान में, जब आपने अपना रिसर्च डिजाइन, अपना सैंपल डिजाइन फाइनल कर लिया है, तो इस बीच में ज्यादातर पीएचडी की थीसिस के दौरान, कुछ डिसर्टेशंस में, इस पर्टिकुलर पॉइंट पे, ये पॉइंट ए और इस पर्टिकुलर पॉइंट पे पॉइंट बी, इन दोनों पे डिपेंडिंग ऑन सुपरवाइजर कौन है, व्यक्ति क्या चाहता है, यहां पे आप एक पायलट स्टडी भी कंडक्ट कर सकते हैं। पायलट स्टडी मतलब कुछ सैंपल के साथ एक छोटी सी स्टडी, ये देखने के लिए कि क्या रिसर्च प्रॉब्लम ठीक बैठ रही है आपकी, क्या हाइपोथेसिस जो है वो ठीक से आपकी स्ट्रक्चर्ड है, दूसरा जो डिजाइन है, जो सैंपल है वो ठीक ठाक आपके मतलब सेट बैठ जाएंगे या नहीं बैठ जाएंगे। ऐसा तो नहीं कि आगे जाके आपको पता चले कि भाई ये सैंपल तो आपके लिए बिल्कुल ठीक था ही नहीं, या इस सैंपल से तो आपको डेटा मिल ही नहीं रहा। तो ऐसे केसेस में ऐसे दो पॉइंट्स पे पायलट स्टडीज भी करी जाती हैं, ये देखने के लिए कि क्या आपकी रिसर्च ठीक दिशा में जा रही है या नहीं जा रही है।
तो अगला पार्ट आ गया आपका डेटा कलेक्शन, उसके बाद में डेटा को एनालाइज करना। जब डेटा एनालाइज हो गया तो जो रिजल्ट आया है उस रिजल्ट को लिखना, रिपोर्ट करना। तो रिपोर्ट हम रिसर्च पेपर में कर सकते हैं, डेजर्टेशन में कर सकते हैं, हम थीसिस में कर सकते हैं। रिसर्च एक छोटा पार्ट होता है, रिसर्च पेपर एक बहुत ही छोटा पार्ट होता है जिसमें एक छोटी रिसर्च स्टडी करी जाती है 3 से 6 महीने के बीच में। उस रिसर्च स्टडी को आप सम अप करते हो रिसर्च पेपर के अंदर। तो छोटे स्पेसिफिक गोल्स होते हैं रिसर्च के, और हम उसको एक रिसर्च पेपर में लिख देते हैं, जिस रिसर्च पेपर को हमें पब्लिश कराना होता है। डेजर्टेशन एक डिटेल्ड अकाउंट होता है आपके फिनोमिना का, जिसमें आप एक लंबी रिसर्च 6 महीने से 1 साल, या फिर 6 महीने से 2 साल, 6 महीने से 3 साल, ये भी टाइम हो सकता है आपकी डेजर्टेशन का, डिपेंडिंग ऑन आपका रिसर्च प्रॉब्लम क्या है, कितना रिग्रेसली आप कर रहे हो, और सैम्पलिंग डिजाइन क्या है। और थीसिस एक लार्जर डॉक्यूमेंट है जो कि आपके रिसर्च को रिपोर्ट करता है, जिसमें आप रिसर्च करते हो ज्यादातर 3 से 5 साल, 3 से 8 साल, या ज्यादातर समय के लिए। जब हम एक लार्जर गोल लेके चलते हैं, उस लार्जर गोल की रिपोर्टिंग हम थीसिस में करते हैं। तो डेजर्टेशन इसीलिए ज्यादातर मास्टर्स एमफिल लेवल पे कहा जाता है, और थीसिस पीएचडी लेवल पे कहा जाता है, क्योंकि थीसिस ज्यादा डिटेल्ड और रिगरस अकाउंट होता है फिनोमिना का। डेजर्टेशन रिलेटिवली एक मॉडरेट टू हाई लेवल अकाउंट होता है फिनोमिना का, और रिसर्च पेपर में एक छोटा गोल होता है, और उस गोल को अचीव करके हम उसको रिपोर्ट करते हैं। पायलट स्टडी आपके ऊपर होता है कि आप कब करना चाहते हैं। कुछ केसेस में पायलट स्टडी जो है, आपने जब रिसर्च प्रॉब्लम बना लिया है, हाइपोथेसिस बना लिया है, तो इसके बाद में आप करते हैं। यहां पे जब रिसर्च करी जाती है पायलट, तो उसका गोल होता है कि आपको सैम्पलिंग डिजाइन और रिसर्च डिजाइन के बारे में अंदाजा मिल जाए, या फिर टॉपिक की क्लैरिटी मिल जाए। जब इस पॉइंट पे किया जाता है, तो इस पॉइंट पे किया जाएगा तो हम टेस्ट करेंगे कि जो रिसर्च डिजाइन और सैंपल डिजाइन हम लेके चलना चाहते हैं, वो कितना वायबल है, प्रैक्टिकल है हमारे लिए, या हमारी रिसर्च के कॉन्टेक्स्ट में। और जब यहां पर करा जाता है डेटा कलेक्ट करने के बाद में, तो इसका गोल एक ये हो सकता है, ये चेक करने के लिए कि जो हमने अभी तक किया था वो ठीक दिशा में चल रहा है या नहीं चल रहा, या आगे किस तरीके के एनालिसिस सिस्टम यूज करे जाने चाहिए। तो पायलट स्टडी एक मिनिएचर मॉडल है आपकी स्टडी का, क्योंकि आपकी स्टडी एक लंबे समय तक चलती है। तो आप एक छोटी सी स्टडी करके देखना चाहते हो कि क्या चीजें ठीक नहीं है। जैसे अगर मान लीजिए आपको केक बनाना है लार्ज स्केल पे, तो केक बनाने से पहले आप एक छोटी पेस्ट्री बना ले टेस्टिंग के लिए, जिससे आप लोगों से फीडबैक ले लें कि कौन से वाला केक का फ्लेवर आपको ज्यादा, मतलब कौन सी पेस्ट्री का फ्लेवर ज्यादा पसंद आ रहा है, और फिर आप उसी हिसाब से अपने केक में चेंजेस करके एक बड़ा केक बना सके। तो पायलट स्टडी एक पेस्ट्री टाइप हो गया, जिसको हम टेस्टिंग के लिए यूज करते हैं, या टेस्टिंग के लिए यूज करते हैं। और आपका जो रिसर्च है वो पूरा केक हो गया, जो हमारा फाइनल इवेंचुअल गोल होता है। तो इसके साथ में ये बेसिक चीजें रिसर्च की हम लोगों ने कवर करी हैं, और कल से हम लोग इस चीज को आगे बढ़ाते हुए अपने रिसर्च के टॉपिक पे फुल टू शुरू करेंगे। सो दिस इज इट फॉर टुडे, एंड विल बी स्टार्टिंग विद द टॉपिक फर्दर फ्रॉम टुमारो। सो थैंक यू सो मच एवरीवन, और फिर आपका कल से रेगुलर टाइम पे क्लासेस के लिए हम लोग रिसर्च को शुरू करते हुए मिलेंगे। थैंक यू सो मच एवरीवन, थैंक यू। कोई क्वेश्चन है आप लोगों का तो प्लीज मुझे बता दीजिए, अदरवाइज ये क्लास यहीं पे समाप्त होती है। जी, थैंक यू। ओके, थैंक यू सो मच एवरीवन।